जय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेस 364। रेस 364 में आप सभी बच्चों का स्वागत है इंग्लिश के सेक्शन को लेकर। तो चलिए इंग्लिश के सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये पेपर जो है बहुत ही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हम लोग बना रहे हैं, तो इसीलिए इन सब पेपर्स को जरा सा आप बहुत ही केयरफुली करिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे लेवल उनका इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसीलिए बी अटेंटिव, ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करना है, डिस्कशन को भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। पूरे के पूरे रेस के जो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज अ वेरी केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड्स बट रिमेन्स। हिंदी, वह एक बहुत ही सावधान से रहने वाला व्यक्ति है, वह कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता बल्कि निष्पक्ष रहता है। तो आप देखो एक एक का अर्थ देख लो। पहला तो उन्होंने दिया इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, नॉट टेकिंग, नॉट टेकिंग एनी ऑफ द साइड्स इन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी झमेला या विवाद या हो उसमें किसी भी पक्ष का मतलब जो है किसी भी व्यक्ति का या पक्ष ना लेना, उसे हम कहते हैं इम्पार्शियल। अगला आ गया अनबायस्ड। अनबायस्ड का अर्थ होता है टू जज, टू जज फ्रीली, टू जज फ्रीली मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के आप जो जजमेंट देते हो, निर्णय देते हो, उसे कहते हैं अनबायस्ड। फ्रीली कहो या आप उसे चाहें तो यही लिख देता हूँ फेयरली, बिना किसी पक्षपात के। ये हो गया। अगला है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नॉट supporting, not supporting anyone। और एक आ गया प्रिजुडाइज्ड। प्रिजुडाइज का अर्थ होता है किसी के प्रति आपके अंदर किसी चीज को लेकर, व्यक्ति को लेकर जो आपके अंदर गलत अपना विचार बना लिया है, जिसे आप हिंदी में कहते हो पूर्वाग्रह। तो जब किसी आर्गुमेंट में, लड़ाई झगड़े में जब आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं तो उसे कहते हैं इम्पार्शियल। अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब सही तरीके से आप किसी चीज को जज करते हो, निर्णय देते हो। अब जैसे मैं इसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल समझाता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था। हमारे जो एकेडमिक हेड हैं श्रवण पांडे सर, उनके साथ डिस्कशन कर रहा था। तो ये चीज़ मुझे उन्होंने बहुत ही अच्छा सलाह दिया, बहुत ही इंटेलिजेंट मुझे लगे, नॉलेजेबल पर्सन। उन्होंने कहा महाभारत की कहानी समझो। महाभारत में जब युद्ध हो रही थी, युद्ध शुरू होना था, तो कौरव और पांडव दोनों भगवान कृष्ण के सपोर्ट के लिए गए, जो आप हमारा समर्थन करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आप दोनों की लड़ाई में किसी का भी समर्थन नहीं करूंगा, मैं तो रहूंगा इम्पार्शियल। तो वहां पे जब कृष्ण भगवान थे, उन्होंने किसी के विवाद में सहायता नहीं की, तो वो कहलाया इम्पार्शियल। अब बन गया न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हुआ वहीं पे उनके कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊद जी थे, बलराम जी, तो उनसे भी मांगा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं तो जा रहा हूं मतलब तीर्थ करने। तो एक है जो वहां रह के किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और एक है कि वहां से गायब हो जाना, हम उसके हैं ही नहीं, तो वो हो गया न्यूट्रल। अनबायस्ड मतलब कोई भी झमेला हो तो जो गलत है उसे गलत कहना, जो सही है सही कह के उसका समर्थन करना, उसे कहते हैं अनबायस्ड। और प्रीजुडाइज मतलब पहले से ही किसी के लिए हम मन में गलत सोच बना लिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी साइड नहीं लेने की बात हो रही है। तो कोई भी जब साइड नहीं लेना है तो यहाँ पे देख लो होना चाहिए इम्पार्शियल। जनरली बच्चों को लगता है कि ये चारों चीज तो एक ही जैसे हैं, तो ये तो सिनोनिम हो गए। नहीं, ध्यान रखना, कोई भी दो शब्द जो नजदीकी दिख रहा है
वो सिनोनिम हो सकता है लेकिन मीनिंग उनका एकदम अलग होगा, उनका यूज कहीं ना कहीं अलग है, जो आपसे क्लोस्टेस फिलर कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी फिल करना है भाई ब्लैंक को। द स्टेनोग्राफर इज वेरी एफिशिएंट, ही इज डैश टू हिज फर्म। स्टेनोग्राफर जो है वो बहुत ही सक्षम है, वह अपने फर्म मतलब कंपनी के लिए एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति है। तो देख लो यहाँ पे पहला आया बोन। बोन का तो अर्थ होता है बेनिफिट, लाभ, फायदा, या फिर आप हिंदी में वरदान भी कहते हो। क्रेडिट, बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें से एक होता है सॉल्वेंसी। क्रेडिट का अर्थ उधार भी होता है। क्रेडिट कार्ड पैसे जो जमा आपके अकाउंट में आते हैं तो उसे भी क्रेडिट कहते हैं। तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। एसेट, एसेट का एक अर्थ हो सकता है अ वैल्यूएबल पर्सन भी होता है, एक जो बहुत ही हमारे लिए मूल्यवान व्यक्ति हो। तो वह है बहुत ही सक्षम स्टेनोग्राफर है और हमारे कंपनी के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जाना है आंसर डी पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हेन द एग्जामिनेशंस आर ओवर द चिल्ड्रन ग्लीफुली डैश द बुक्स दे हैड बीन रीडिंग। जब उनका एग्जाम खत्म हो जाता है तो बच्चे जो हैं खुशी खुशी अपने किताबों को त्याग देते हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं। ग्लीफुली मतलब हैप्पीली। तो जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो बच्चे खुशी खुशी अपने किताबों को छोड़ देते हैं। तो देख लो भाई, एक है शेल्व। शेल्व मतलब तो डिले, देरी करने से संबंधित है। ओवरथ्रो, टू रिमूव, फोर्सिबली, फ्रॉम पावर। किसी को सत्ता या ताकत से जबरदस्ती जो हटा देना, जैसे कि अभी बांग्लादेश में जो वहाँ की शेख हसीना सरकार थी, उन्हें जबरदस्ती जो है सत्ता से हटा दिया गया, उसे कहेंगे ओवरथ्रो। अबैंडन पता ही सभी बच्चों को, टू लीव, छोड़ देना, त्याग देना। तो ऑफ कोर्स एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे खुशी खुशी किताबों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं जिसे वो पढ़ रहे होते थे। साइड ट्रैक मतलब तो साइड होने के सेंस में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एडवांटेज सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, मतलब एरर करेक्शन का आपका सिंपल क्वेश्चन है। फ्यू साइंटिस्ट चेंज्ड पीपल्स आइडियाज एज मच एज डार्विन विथ हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इसका अर्थ समझो, यहाँ लॉजिक पे जाना है। अब पहले 3 शब्द देख लो। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक है द फ्यू। फ्यू का हिंदी लिख देता हूं जिससे कि आपको आसान हो जाए, ना के बराबर। अ फ्यू मतलब कुछ, द फ्यू कुछ लेकिन, कुछ लेकिन निश्चित। फ्यू मतलब इतना कम कि ना के बराबर। अ फ्यू मतलब कम है लेकिन कुछ है, और द फ्यू मतलब जितना भी है कम है लेकिन वो डेफिनिट है, निश्चित है। तो अब देखो, ना के बराबर वैज्ञानिक थे जिन्होंने लोगों के सोच को बदला था, जितना कि डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर चलना है। नहीं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिर्फ डार्विन ने ही नहीं था, बस उसी से रिलेटेड बहुत सारे हजारों वैज्ञानिकों ने उस पर अपना कंसेप्ट दिया था। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ना के वैज्ञानिक, सिर्फ डार्विन ने ही थ्योरी इवोल्यूशन के बारे में कुछ बोला, और भी तो कुछ रहे होंगे। तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, ये कहिए कि बहुत कम ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोगों के विचार को बदला था, जितना कि डार्विन ने बदला थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किताब के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यू नहीं होना चाहिए था, फ्यू के पहले ए जोड़िए, आंसर ए पार्ट है, क्योंकि फ्यू मतलब ना के बराबर होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने लोगों के विचारों को बदला था, डार्विन के अलावा भी। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर से एरर आ गया भाई। वर्ड ही सीन यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। ये तो सिंपल सा कंडीशनल का पास्ट परफेक्ट का रूल है भाई। कंडीशनल सेंटेंस में पहले तो कंडीशनल सेंटेंस देख लो। कंडीशनल सेंटेंस का ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट के लिए रूल है।
कि इफ के साथ अगर आप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं जो पास्ट परफेक्ट है, तो अगले पार्ट में आप सब्जेक्ट वुड कुड शुड में से कोई भी एक मॉडल लिख लो प्लस हैव प्लस V3 दे सकते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, इस वाले पार्ट को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ये दोनों तरीके सेम मीनिंग देते हैं। या तो इफ से लिखो फिर सब्जेक्ट फिर हेड प्लस V3, या फिर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, दोनों एक ही अर्थ देते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस है। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो हम उसे कंडीशनल कहते हैं। तो देखो अगले पार्ट में देख लो बच्चों, वुड प्लस हैव प्लस V3 है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड ही नहीं आपके पास है, या तो इसे लिख दो इफ ही हैड, या फिर लिख दो हैड ही, कोई भी एक लिख लो। इस वाले फॉर्मूला से लिखोगे तो इफ ही हैड, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म सीन है ही हमारे पास, और इस फॉर्मूले से लिखोगे तो हैड ही लिख दो, दोनों सही है। तो या तो लिखो इफ ही हैड सीन यू, यदि उसने तुम्हें देखा होता तो वह आश्चर्यचकित हुआ होता। तो चलिए इसका आंसर तो पता चल ही गया, ए है। नेक्स्ट आइए, सिनोनिम पूछा है। डिस्टिंक्शन का बहुत सारे अर्थ होते हैं। पढ़ाई में भी जो डिस्टिंक्शन मिलता है कि 70 या 80% मार्क्स से ऊपर रहते हैं तो डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्शन का एक अर्थ होता है अलग भी होता है, डिफरेंट। अच्छा वेरी गुड, डिफरेंट तो है ही। डिफ्यूजन मतलब तो बच्चों होता है स्कैटरिंग, बिखरने के संबंधित है। डिग्री मतलब मात्रा, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। तो डिस्टिंक्शन का सिनोनिम बच्चों होगा यहाँ पे डिफरेंट, अलग। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सिनोनिम पूछ रहा है भाई इंप्रूवमेंट। अब देखो इंप्रूवमेंट का लॉजिक समझो। इंप्रूवमेंट का अर्थ होता है समथिंग गेट्स बेटर, कोई भी चीज में जो सुधार होती है तो उसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। एडवांसमेंट पहला ऑप्शन है। एडवांसमेंट का अर्थ होता है तरक्की, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो डेवलपमेंट, ठीक है। बेटरमेंट, बेटरमेंट का अगर आप सिनोनिम में जाओगे तो सभी जगह आपको ये दिखेंगे, इंप्रूवमेंट सुधार। प्रेफरेंस, जो कोई चीज आपको ज्यादा पसंद होता है, जिसे आप कहते हो लाइकिंग। तो इंप्रूवमेंट का अगर आप एग्जैक्ट सिनोनिम चाहते हो तो वो तो बेटरमेंट ही हो सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट का डिफिनेशन में ही कहा जाता है कि समथिंग गेट्स बेटर, कोई भी चीज और बेहतर होती है। जनरली आप इंप्रूवमेंट का प्रयोग हेल्थ के लिए कर सकते हो। इंप्रूवमेंट का प्रयोग मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेल्थ के लिए ज़्यादा होता है। एडवांसमेंट का प्रयोग साइंस के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। साइंस में भारत ने, नासा ने बहुत एडवांसमेंट हासिल की है, तो एडवांसमेंट साइंस से संबंधित हो गया। इम्प्रूवमेंट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पे 7th का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट नंबर 8, यहाँ पे हमसे एंटोनिम पूछ रहा है। रिपेल मतलब होता है भाई नफरत, हेट, हेट या फिर डिसलाइक, हेट या फिर डिसलाइक। तो अब डिसलाइक हेट है तो इसका एंटोनिम। अटेंड मतलब तो किसी चीज को आप करना, शामिल होना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाना। तो अब एक लौता है जो आसपास है वो अट्रैक्ट होना, क्योंकि अब इसका अर्थ है कि भाई नफरत, तो नफरत का एंटोनिम तो आकर्षण हो ही सकता है ना। कहते नहीं है कोई लड़की, कोई गर्ल कहे मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो वो हो गया रेपेल। मुझे तुम बहुत आकर्षित करते हो, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें मुझे आकर्षित करती है, तो वहां पे हो जाना चाहिए अट्रैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आइए सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया भाई। ये तो आपके सीजीएल मेंस का सबसे मेजर पोर्शन अभी चल रहा है, जिसमें बच्चे ज़्यादातर गलतियां कर रहे हैं अरेंजमेंट में, पैसेज में
क्लोज टेस्ट में। ज़्यादा गलतियां बच्चे कर रहे हैं आजकल, बट आप कर सकते हो, बहुत इजी पार्ट है। इट इज रिग्रेटेबल, देख लो पहला और छठा सेंटेंस फिक्स्ड है, बाकी चारों को आपको अरेंज करना है। तो पहला लाइन क्या है? इट इज रिग्रेटेबल दैट देयर इज वाइड स्प्रेड करप्शन इन द कंट्री एट ऑल लेवल्स। यह खेदजनक है कि देश में हर स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यह खेदजनक है कि देश में हर लेवल पर, हर स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो हमें देखो बात करें भ्रष्टाचार की, और देखो एंड, देखो देयर इज था ना, सेंटेंस शुरुआत हुई थी एंड देयर आर ग्राफ्ट एंड माल प्रैक्टिसेस टू। और ग्राफ्ट मतलब बेईमानी, धोखाधड़ी। माल प्रैक्टिस मतलब भी होता है धोखाधड़ी, बेईमानी, गलत जो कुछ काम करते हैं इलीगल। तो टू लिखा है, तो टू तभी कहोगे ना। अगर आप पहले किसी लड़की से कहोगे तो आप क्या कहोगे? आई लव यू टू। किसी लड़की को आप पहले ही बोल दोगे आई लव यू टू? अरे पगले, जब सामने से कोई आई लव यू कहेगा तब तो तुम आई लव यू टू कह सकते हो ना। तो आई लव यू टू तभी कहोगे ना जब पहले आप कहोगे, कोई आपसे कहे आई लव यू, उसने कहा आई लव यू, तो मैं कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू टू। तो टू वाला चीज तो तभी आएगा ना जब उसकी बात एक बार पहले हो गई हो। तो यहाँ पे भी बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात है, और यहाँ पे भी बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात है। तो क्यू से तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। वैसे आप सभी बच्चों को बता दूं, आई लव यू अगर कोई आपसे कहे और आप भी उससे प्यार करते हैं, तो आई लव यू टू से अच्छा है कि आप एडवर्ब चैप्टर पढ़ो। इन्वर्जन का रूल कहता है इसका एग्जैक्ट इंग्लिश ये होना चाहिए, सो डू आई। तो अगर किसी ने आपसे आई लव यू कहा और आप भी उससे प्यार करते हो, तो एडवर्ब चैप्टर का सहारा लो और उसको अप्लाई दो, सो डू आई, मतलब वही आई लव यू टू। लेकिन ये बेहतर इंग्लिश होती है, इससे चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आपका घर बस जाए, एक नया सीन बन सकता है। तो आई लव यू टू तो थोड़ा सा लो इंग्लिश हो गई, सो डू आई थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब ये मत बोलना कि सर अगर मैंने सो डू आई कहा और वो नहीं समझी तो भाई अब तुम थोड़ा सा स्तर बढ़ाओ, तुम भैंस बकरी चलाने वाले से प्यार क्यों करते हो? ठीक है। तो आई लव यू का एग्जैक्ट जो रिप्लाई होना चाहिए बेहतर इंग्लिश में, अगर आप भी प्यार करते हैं, तो वो होता है सो डू आई। तो चलो भाई, यहाँ पे तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था। आओ देखते हैं क्यू से कहाँ पे है। क्यू में है, एक ही में ऑप्शन में दिख रहा है, फिर भी देख लो। क्यू से ग्राफ्ट, बेईमानी और भ्रष्टाचार भी है। फिर क्यू के बाद देखो क्या कह रहा है भाई, आर क्यू एस आर पी। फिर एस देखो, हाल फिलहाल में बहुत सारे जो गलतियां, ऑफेंडर जो अपराध किए हैं उन्हें सजा दी गई थी, ब्रॉट टू बुक मतलब पनिश किया गया था, लेकिन उन्हें कठोर पनिशमेंट नहीं दिया गया। ठीक है भाई, क्यू एस। फिर आर पी जाओ, फिर आर, द इंप्रेशन दैट, इसलिए यह कहना कि करप्शन एक वैश्विक घटना है, यह जारी रहेगा और लोग जो हैं इस बुराई को रोकने में सहयोग नहीं देते हैं। और फिर आपका लास्ट वाला होना चाहिए था पी। सो इसीलिए शायद ही कुछ किया जा सकता है, शायद ही सरकार कुछ कर रही है इस चीज के लिए अभी। देखो सो क्या बताता है भाई, सो बताता है रिजल्ट। तो पहले कारण आएगा, फिर जाके अंत में रिजल्ट आएगा। तो इससे ही पता चल रहा है कि पी ऑप्शन अंत में लिखा जाएगा और क्यू से शुरुआत करो, तो आंसर आना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट, 10th फिर से आ गया भाई अरेंजमेंट। पहला लाइन यहाँ है, पहला शब्द यही है, पीपल। पीपल, लोग। पीपल एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशन फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। और देखो यहाँ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से एक हिंट मिल जाता है। जब किसी जगह पे हम इलाज कराते हैं तो ट्रीटमेंट एट, फिर वो जगह आती है प्लेस। तो देखो बच्चों, एस का अंतिम शब्द है ट्रीटमेंट, और पी में एट है, और डिस्पेंसरी एक प्लेस है। तो एस के ठीक बाद पी तो होना ही है, एस के ठीक बाद पी नहीं है, एस के ठीक बाद पी नहीं है, एस के ठीक बाद पी नहीं है, एस के ठीक बाद पी है। तो देख लो,
पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, फिर क्यू, वेंट टू हिम, फिर एस, फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। लोग जो सभी पेशे के लोग जो थे वो उसके पास गए थे दवाई के लिए और इलाज के लिए, उसके डिस्पेंसरी मतलब डॉक्टर खाना जहाँ डॉक्टर बैठता है। तो इसलिए आंसर सी हो गया भाई। आइए फिर से, ओ माय गॉड, फिर से आ गया भाई अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन। तो शुरुआत यहाँ से है, द मास्टर। देखो लास्ट जो मैंने रेस कराया था उसमें भी आपको बताया था हु के लिए मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले हमेशा ही एक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हु हमेशा ही व्यक्तियों के लिए लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे हु है तो इसके ठीक पहले एक व्यक्ति आना चाहिए। तो अंतिम यहाँ पे पहला शब्द हु है तो किसी सेंटेंस का अंतिम शब्द व्यक्ति होना चाहिए। रीजन व्यक्ति नहीं है तो क्यू के ठीक बाद आर नहीं जा सकता है, ये गलत हो गया। चलो, क्यू के ठीक बाद अनफिनिश्ड भी व्यक्ति नहीं है तो क्यू के ठीक बाद एस भी नहीं जा सकता है, यह भी गलत हो गया। अब देखो, द मास्टर पनिश्ड हिम, क्यू से दिख रहा है द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट, मास्टर ने नौकर को सजा दी थी। सर्वेंट आ गया अंतिम व्यक्ति और उसी के लिए क्यू के बाद देखो पी में हु लिखा है तो क्यू के ठीक बाद पी चाहिए भाई, आंसर ए है। सॉरी, क्यू के ठीक बाद पी तो इसमें है। तो मास्टर ने सर्वेंट को सजा दी थी जो उसके प्रति बहुत ही वफादार था, जब उसने कार्य को अधूरा छोड़ दिया था बिना कोई कारण बताए। तो इसीलिए क्यू पी एस आर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। और एक तरीका हम सर पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट आती है फिर जाके उसका वर्ब, ये भी एक तो लॉजिक। तो मास्टर क्या है भाई यहाँ, सब्जेक्ट, तो उनका वर्ब दे दो ना, ये रहा वर्ब पनिश्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सेंटेंस की स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हो। तो आपके पास बहुत तरीके हैं अरेंजमेंट को अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट, फिर से आइए भाई, फिर से अरेंजमेंट ही आ गया, 6 6 7 7 भी आ सकते हैं। तो अभी तुम्हारे ये चौथा ही चल रहा है। पहला लाइन फिक्स्ड है, मेटल्स आर टुडे बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर्स इन मेनी एप्लीकेशंस। कह रहा है कि बहुत सारे क्रियाकलापों में आजकल मेटल को बदल दिया जा रहा है पॉलीमर के द्वारा। पॉलीमर मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वाले होते हैं, प्लास्टिक से थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। तो आजकल मेटल की जगह पे पॉलीमर का प्रयोग किया जा रहा है बहुत सारे चीजों में, ठीक है भाई। तो अब तो पहले बात पूरे पैसेज में मुझे दिख रहा है कि सब जगह पॉलीमर पॉलीमर दिख रहा है, तो हम बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की। तो पहले पॉलीमर का भाई डिफिनीशन दे दो। कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो पहले हमें उसका उदाहरण देना, मतलब उसका डिफिनीशन, परिभाषा देना चाहिए। तो पॉलीमर क्या है भाई, पॉलीमर का डिफिनीशन क्यों में दे रहा है कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो बहुत लंबी श्रृंखला होती है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का। पॉलीमर जो बहुत लंबी श्रृंखला होती है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का। तो क्यू से शुरू करना पड़ेगा, तो क्यू से शुरुआत, चलो 2 ऑप्शन तो छाट दिया, अब देखना पड़ेगा भाई। फिर देखो क्यू के बाद आर देख लेते हैं। टुडे पॉलीमर्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल, आजकल जो पॉलीमर जो है उतना ही मजबूत है जितना कि मेटल है, उसे ऐसा डेवलप किया गया है, ठीक है भाई। तो आप क्यू के बाद आर देख सकते हैं, क्यू आर, फिर पी देखते हैं, एस देख लेते हैं। एस कहाँ है भाई, यहाँ पे इधर होना चाहिए, क्यू। These have replaced the traditional chromium plated, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है क्रोमियम प्लेटेड जो मेटालिक बम्पर जो कार में लगते थे, ठीक हो सकता है। फिर पी में क्या बोल रहा है, एबव ऑल दे आर चीपर एंड ईजियर, इससे सबसे ज्यादा एबव ऑल। जनरली हम एबव ऑल का प्रयोग बच्चों कंक्लूजन के लिए भी कर सकते हैं। जब लास्ट में हमें निष्कर्ष निकालना हो तो हम एबव ऑल का प्रयोग सेंटेंस को खत्म करने के लिए, पैराग्राफ को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। तो इतना तो पता चल रहा है कि क्यू में डिफिनीशन है तो वो पहला होगा, और पी में निष्कर्ष निकल रहा है तो वो लास्ट सेंटेंस है।
अंतिम वाक्य। तो इससे भी आप बना सकते थे, क्यू पहला पी अंतिम। आंसर ये है। बहुत ही इजी तरीके से 50% PQRS को मिनिमम जो है ग्रामर से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। अब आया क्या है क्वेश्चन? अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। चलो क्वेश्चन है, ऑल बट हर हैड मेड एन अटेम्प्ट। ऑल बट हर, रूल ये कहता है कि जितने भी वर्ब हो सकते हैं, लेट, लाइक, एक्सेप्ट, सेपरेशन, एक्सेप्ट, सेपरेशन, लीव, फेवर, पार्डन, या फिर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, एनी प्रीपोजिशन। ये प्रोनाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल कहता है कि इन शब्दों के बाद प्रोनाउन का हमेशा ही ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। दो फॉर्म होते हैं ना, आप सभी को याद होना चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट फॉर्म और एक होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। एसएफ मतलब सब्जेक्ट फॉर्म, ओएफ मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? आई, ही, शी, दे, वी, यू, इट। अब इनका ऑब्जेक्ट फॉर्म आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस, यू में नो चेंज, इट में भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो रूल कहता है कि लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, सेपरेशन, लीव, फेवर, पार्डन या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद सर्वनाम के ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब इस साइड वाले को ही लिख सकते हैं, इस साइड वाले को नहीं लिख सकते। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे बट है, बट आ गया इन सबों में। ये होना चाहिए ना, बट तो पहले ही हटा रहे, बट भी है तो बट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर तो ठीक ही लिखा हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है भाई? ऑल बट हर हैड मेड एन अटेम्प्ट, सभी ने कोशिश की थी उसे छोड़कर, सभी ने कोशिश की थी उसे छोड़कर। तो जो कोशिश कर रहा है, सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या था? कोई व्यक्ति जो कार्य करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सभी ने कोशिश की, तो सभी ने कार्य किया, तो सभी सब्जेक्ट थे। उसे छोड़कर मतलब उस लड़की ने, हर ने कोई कार्य नहीं किया। तो जब कार्य नहीं किया तो वहां पे सब्जेक्ट का रूप में नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फिर से आया इंप्रूवमेंट। विथ अ थंडरिंग रोर द ह्यूज रॉकेट सोर्ड अप। सोर मतलब तो राइज होता है, उठना, फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड। अब देखो भाई, रॉकेट की बात हो जाए या फिर एरोप्लेन की बात हो जाए, हवाई जहाज की, जब ये उड़ान भरते हैं तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। हवाई जहाज या रॉकेट जो उड़ान भरना, इसे कहते हैं उड़ान भरना। तो जब भी रॉकेट या हवाई जहाज उड़ान भरते हैं हवाई अड्डे से या स्पेस स्टेशन से, जहाँ पे लॉन्च पैड होता है, तो उसे हम टेक ऑफ कहते हैं। तो इसलिए फ्लू ऑफ नहीं, टेक ऑफ। मतलब बहुत गर्जना, गड़गड़ाहट के साथ जो बहुत बड़ा रॉकेट था वो लॉन्चिंग पैड से टेक ऑफ किया, मतलब उड़ा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, वह तरीका जिसमें लेखक अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे। सभी को पता होना चाहिए भाई, वर्बोज मतलब होता था बातूनी, टॉकेटिव, जिसे आप गैरुलस भी कहते हो, चैटर बॉक्स भी कहते हो। पॉम्पस मतलब तो थोड़ा सा घमंडी टाइप के होते हैं ये, एरोगेंट। नहीं है कि कोई व्यक्ति है उसे पंप से हवा भरते हैं, पंप से हवा भर दिया तो वो क्या, तो फूल जाता है, मतलब घमंडी और बदतमीज टाइप के हो जाते हैं, घमंडी अहंकारी टाइप के। तो पॉम्पस। ऑर्नेट मतलब तो सजाना होता है भाई, डेकोरेट। तो बच गया इकलौता। पेडांटिक का मतलब तक वह स्टाइल, वह तरीका जिसमें राइटर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। सो इसका आंसर आपका बच्चों ए होना चाहिए। नेक्स्ट आइए फिर से।
ये आ गया इडियम। ही इज एन इंटरेस्टिंग स्पीकर बट टेंड्स टू गो ऑफ एट अ टेंजेंट। अच्छा, ये तो एक इडियम है, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, मतलब टू टू चेंज द टॉपिक सडनली। अचानक कोई व्यक्ति जो अचानक कुछ बोल रहा है, अचानक टॉपिक ही बदल दिया, सब्जेक्ट ही बदल दिया, उसी को कहते हैं गो ऑफ अ टेंजेंट। तो वह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा स्पीकर है, लेकिन वो हमेशा ही टॉपिक को चेंज कर देता है, टॉपिक को बदल देता है। जैसे नहीं होते, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, कोई कुछ बोल रहा है, बोलते बोलते कुछ और बोलने लगा। जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो बातें कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आऊंगा। तब तक अचानक उसका फोन आ गया, फोन पे उधर से बिजनेस में लॉस हो गई। अरे पकड़ उसे, पकड़ पकड़, खून कर डाल, काट डाल। हाँ सॉरी डार्लिंग, क्या कर रहा था? हाँ मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा। छोड़ना मत उसे, छोड़ना मत, एक एक रुपए के नुकसान की भरपाई करना। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, कुछ बात कर रहा था और अचानक कहीं और किसी टॉपिक पे पहुंच गए। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों गो ऑफ ए टेंजेंट, मतलब कुछ बोलते बोलते अचानक टॉपिक को बदल देना, कुछ करते करते मुद्दे को बदल देना। तो क्या होगा भाई, चेंज द सब्जेक्ट सडनली। आइए नेक्स्ट 17, फिर से इडियम आ गया भाई। ही हैज बिल्ट अ बिग बिजनेस एम्पायर, उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस का साम्राज्य बनाया है बेईमानी से। शार्प प्रैक्टिसेस मतलब होता है बेईमानी, डिसऑनेस्टी से, डिसऑनेस्टी, बेईमानी से उसने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया है। हार्डवर्क कहां से आ गया कि ये डिसऑनेस्ट। शार्प प्रैक्टिसेस का अर्थ होता है बेईमानी से कुछ करना। चलिए नेक्स्ट, एडेन। अब आ गया भाई वॉइस का क्वेश्चन। ही हैज रिटन अ पोयम विच फैसिनेट्स एवरीवन। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जस्ट लाइक कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इस साइड दो पार्ट है, इस साइड में है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और अगले पार्ट में विच फैसिनेट्स मतलब द पोयम फैसिनेट, अगले पार्ट में है बच्चों प्रेजेंट इन डेफिनेट। तो इसमें आपको दोनों का बनाना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव बना लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लो। तो इसे आप इसे लिख सकते हैं he has written a poem, the poem has been written by him। तो एक तो बैठ रहा है यहां, लेकिन देखो अगले पार्ट में ये तो पैसिव बना दिया उन्होंने, और इस साइड फिर से एक्टिव ही रहने दिया, हटा दो। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय अ पोयम, बाय द पोयम विच हैज बीन रिटन बाय हिम। हो सकता है ये तो कुछ लिखा ही नहीं है, टेंस ही गड़बड़ है, ये भी एक्टिव वॉइस ही दिख रहा है, कोई अर्थ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है और इस साइड में प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो आप ये बोलोगे सर पहले इस साइड प्रेजेंट परफेक्ट था और उस साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इंटरचेंज कर दो, उस साइड को इस साइड और इस साइड को उन्होंने इस साइड किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अगले पार्ट में थी उसे फर्स्ट पार्ट में ले आया है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो फर्स्ट पार्ट में था उसे कंजंक्शन के बाद सेकेंड पार्ट में डाल दिया, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर प्लस V3 हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट का हैज है प्लस बीन प्लस V3 हो गया। तो सिंपल सा बी आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ गया वॉइस भाई। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिक क्वेश्चन है। अगर एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर जो लिखा हो, तो जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, इज एम आर में इसको एक होगा, फिर उसके बाद नॉट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जैसा चले।
तो देख लो भाई, बिंग क्यों आया, बिंग तो कॉन्टिन्यूस में आती है। नॉट इटेन होता है, नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ बिंग फिर से आ गया, तो देख लो ऑब्जेक्ट इज हमारे में से एक, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आंसर ये है, एक शेर घास नहीं खाता चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो। एक शेर घास नहीं खाता, तो घास एक शेर के द्वारा नहीं खाया जाता चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो। तो आंसर ए है। 20, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस, फिर से आ गया वॉइस भाई। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वॉइस का। देखो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट सी, हियर, वॉच, एस, इन सभी वर्ब के लिए है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आगे जो भी हो। तो इसका पैसिव, उसका पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू करो, फिर बी की कोई ना कोई एक फॉर्म आएगी, फिर इनका थर्ड फॉर्म दे दो, सीन, हर्ड, जो भी वर्ड है उसका थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का, वॉज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है उस वजह से लिख सकते हो। तो देखो समवन सॉ हिम पिकिंग है, यहाँ पिक करके गलती किया है। ही वॉज सीन बाय समवन व्हेन, ये सेंटेंस में कंजंक्शन व्हेन तो है ही नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है तो उसे आप दो लाइन में कैसे बना सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस लिख लो। ही वॉज सीन बाय समवन, देखो पिकिंग को फिर से पिक किया है, तो देख लो ही सब्जेक्ट, ये रहा बी की फॉर्म वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की आईएनजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बी आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं, फिर आ गया भाई ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जस्ट सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर। चलिए, डायरेक्ट, व्हाट इज स्टूपिड फेलो यू आर, शी रिमार्क्ड। तो देख लो भाई, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नरेशन में इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसकी पहचान है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, जैसे कि देखो यहाँ बच्चों है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो उसका रूल कहता है सेड, सेड हो या सेड टू हो, उसे बदल दीजिए एक्सक्लेम्ड, अकेला एक्सक्लेम्ड में भी बदला जा सकता है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लिखिए। तीसरा व्हाट को चेंज कर दीजिए वेरी में। चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर दीजिए पास्ट इन डेफिनिट में। तो देख लो भाई, व्हाट इज टू, व्हाट को वेरी में नहीं बदला, यहाँ पे क्लेम्ड भी है, दैट भी है, वॉज भी है, वेरी भी है, आंसर भी होगा। क्लेम्ड इन डिस्गस्ट नहीं होता, एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट होता है, आस्क होता नहीं है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो बी छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया भाई। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। ये तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल है पहला, सेड हो या सेड टू हो, सेड या सेड टू, उन्हें हम बदल देंगे आस्क्ड में। दूसरा, इफ अ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ, if a question starts with WH family, comma, do not use any conjunction। मतलब है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी कंजंक्शन का प्रयोग ना करें।
मतलब यदि प्रश्न की शुरुआत WH फैमिली शब्दों से हो, WH फैमिली पता है ना भाई, WH फैमिली मतलब होता है जो WH से स्टार्ट होते हैं, when, what, where, why, whose, whom, who, इसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाता है how। हाउ को छोड़कर सभी WH से स्टार्ट होते हैं। तो यदि प्रश्न की शुरुआत WH फैमिली से हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कोई कंजंक्शन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो WH वाला वर्ड जो है खुद ही असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर देगा। तो देखो यहाँ पे प्रश्न की शुरुआत आपने WH से की है तो ये कंजंक्शन नहीं लेगा, दूसरा हो गया। और तीसरा, आपका पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है दोनों जगह, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। पहला पार्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरे पार्ट में है पास्ट इंडेफिनिट। तो चौथा पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे भी चेंज करके लिखना होगा आपको पास्ट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में ही बदलते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को भी इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में ही बदलते हैं। तो अब बनाइए भाई। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड बॉट फॉर हिम द डे बिफोर। देखते हैं दूसरा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड बॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे। तीसरा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द नेक्स्ट डे। अब यस्टरडे का तो द नेक्स्ट डे होता नहीं है भाई, तो ये सही गलत हो गया। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही रहने दिया, दोनों जगह पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए था, तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो, अब धर्म संकट की घड़ी है, दोनों सेंटेंस सेम लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे द डे बिफोर लिखा है और यहाँ पे है द प्रीवियस डे। तो ध्यान रखना बच्चों, इसे हटा के जरा सा लिख देता हूं ताकि आप ध्यान रखो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो यस्टरडे को हम चेंज करते हैं 3 प्रकार से। सबसे अच्छा है कि यस्टरडे को बदल दो द प्रीवियस डे में, अगर ना रहे तो जाना द लास्ट डे, ये भी ना रहे तो बदल देना द डे बिफोर। सही तीनों हैं, लेकिन एसएससी ने भी पहले बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछ चुका है जिसमें बाकी सारे चीज सेम रखा उन्होंने, बस एक जगह द प्रीवियस डे डाल दिया, एक जगह द लास्ट डे डाल दिया, एक जगह द डे बिफोर किया। तो सबसे अच्छी इंग्लिश है कि द प्रीवियस डे में बदलो, वो ना रहे तो द लास्ट डे में बदलना, वो भी ना रहे तो द डे बिफोर में बदल देना। इसी तरह से टुमारो का भी होता है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, जो भी है। तो यहाँ पे सही तो दोनों है, लेकिन बेहतर तो द प्रीवियस डे वाला है। वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम, दोनों जगह पास्ट परफेक्ट है, बस यहीं पे अंतर था। अगर बी नहीं होता बच्चों तो ए पे जा सकते थे। यही थोड़ी सी जो टेक्निकल आती हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही मुश्किल से किताबों में मिलेगा कि किस में बदलना है। सिर्फ उन्होंने लिख दिया कि यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में बदल दो, बट विच वन इज बेटर? तो ध्यान रखना, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलना अच्छी इंग्लिश है, ना रहे तो द लास्ट डे में जाना, वो भी ना रहे तो द डे बिफोर में बदल देना। और ऐसे ही अगर टुमारो और एक आएगा वो भी बता दूंगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में वो भी दिया होगा, ताकि आपको वो भी चीजें मैं अलर्ट कर सकूं। तो घबराइए मत, मॉक देते रहिए, मेंस तक इतने वैरायटी की चीजें करा दूंगा सभी पार्ट से कि आपको जरूरत ना पड़े किसी और चीज की। और कोशिश करूंगा, मेरी ये, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट 23। आइए भाई 23 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से PQRS आ गया, S1 S6 फिक्स्ड है, तो X1 देखते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब जैवीय विकास, जैविक विकास जो होता है, हैज नॉट फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। मनुष्य का जो जैविक विकास हुआ है उसे मनुष्य बाध्य नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही रहे, वो कहीं भी जाके सरवाइव कर जाएगा, ये कहना चाह रहा है। कैसे रहेगा भाई? कहीं भी रह लेगा, क्योंकि उसकी जो कल्पना है, उसका जो लॉजिक, रीजन मतलब लॉजिक, उसका जो इमोशनल सबटेलिटी मतलब
मजबूती, स्ट्रेंथ, इमोशनल जो उसके स्ट्रेंथ है, उसकी जो सोच है, वो उसके लिए संभव बनाता है कि वो उसके आसपास के वातावरण को स्वीकार ना करे, बल्कि उसे बदल दे। अपने हिसाब से वो बदल देता है। स्वीकार अगर नहीं करना चाहे तो वो अपने हिसाब से वो बदल सकता है। चेंज की बात हो रही है भाई, देखो क्यों में चेंज है। अब आर देखो, एंड दैट सीरीज ऑफ इन्वेंशंस बाय विच मैन फ्रॉम एज टू एज हैज रीशेप। रीशेप का ही अर्थ होता है चेंज। तो ध्यान रखना, क्यू शुरू में होगा, उसके ठीक बाद आर दे दो, क्योंकि चेंज का ही सिनोनिम होता है रीशेप करना। और उस इन्वेंशंस जो मैन के द्वारा होता है युगों युगों से, उसने उसके वातावरण को बदल दिया है। यह एक अलग ही प्रकार का विकास है। तो क्यू आर तो बैठ रहा है बच्चों, क्यू आर है कहीं? अच्छा ये रहा क्यू आर। फिर एस देख लो, एमंग द मल्टीट्यूड ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवर जो, एमंग द मल्टीट्यूड ऑफ एनिमल्स जो, स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब दौड़ना, तेज दौड़ना होता है, भागना, क्या बोलूंगा इस, अच्छा चलो रेस चल रहा है ना, तो स्कैम्पर का सिनोनिम लिख लो रेस। स्कैम्पर मतलब रेस, दौड़ना, तेज दौड़ने से समझता है। जो बहुत सारे जो जानवर होते हैं जो दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, बौड़ो मतलब तो ये एक साथ होना चाहिए था, डेन गुफा, जहाँ ये जमीन खोद के जो खा के रहते हैं, जो गुफा बना के रहते हैं, स्विम कर सकते हैं हमारी तरफ। मनुष्य इकलौता ऐसा है जो अपने पर्यावरण का गुलाम है, नहीं है, क्योंकि वो अगर उसे सूट नहीं किया दिल्ली तो हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा भी सूट नहीं किया तो राजस्थान चला जाएगा, वो भी सूट नहीं किया तो उत्तराखंड पहुंच जाएगा। तो वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, वो परिस्थितियों को अपना गुलाम बना लेता है। हु इज नॉट लॉक्ड इन टू, अपने एनवायरमेंट में लॉक नहीं है। और फिर पी देख लो, हाँ, इट इज बाय नो मीन्स, हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से जैविक विकास नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक विकास है, क्योंकि जहां भी वो जाएगा अपने हिसाब से बदलेगा तो वो संस्कृति को भी आगे बढ़ाता है। और फिर 6, और जो है जो ब्रिलियंट सीक्वेंस ऑफ कल्चरल, देखो बच्चों यहाँ कल्चर की बात है और फिर से कल्चरल पीक की बात हो रही है, तो पी तो अंत में जाएगा ना, क्यू से शुरुआत करो, उसके ठीक बाद आ आएगा कि चेंज और रीशेप सिनोनिम होते हैं, फिर कल्चर को मिक्स कर लो। ये कैसे हुआ सर? रूल ये भी कहता है अरेंजमेंट में कि जनरली एक जैसे शब्दों को कोशिश करिए कि एक साथ रखा जाए। इसके एक्सेप्शन भी बहुत सारे हैं, लेकिन सामान्यतः एक जैसे स्वभाव वाले शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है, वो अच्छी इंग्लिश होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर से एक और आ गया, मतलब छठा अरेंजमेंट है आपका, छठा पीक्यूआरएस है। चलो देखते हैं। ग्रोइंग अप मीन्स नॉट ओनली गेटिंग लार्जर, मतलब बड़े होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि साइज में बड़ा होना, बल्कि अपने दिमाग का भी प्रयोग करना, ताकि हम अपने आसपास के चीजों के प्रति अवगत हो, चीजों के बारे में जाने। तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शरीर बड़ा हो गया, बल्कि हमारा दिमाग भी बढ़ना चाहिए, ताकि हम आसपास के चीजों के प्रति जागरूक हो सके। ठीक है भाई, अब देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में है। ऑप्शन में दैट इज टू से, यहाँ पे एस है, चलो दैट इज टू से है, एस है, ठीक है भाई। इन दिस, अब देखो बड़े होने का पहले अर्थ देख लो। बड़े होने का अर्थ केवल ये नहीं है कि शरीर बड़ा होना, बल्कि इंसान को अपने दिमाग का भी यूज करना चाहिए, ताकि वो आसपास के चीजों के प्रति जागरूक हो सके। और ग्रोइंग अप के लिए ही आया है इन दिस प्रोनाउन। इसी में जो है मनुष्य जो है और सभी जानवरों से अलग होता है। इस सिर्फ दिमाग का प्रयोग करने में ही मनुष्य जो है दूसरों से अलग होता है, क्योंकि जो जानवर है वो बचपन में भी सिर्फ खाने के लिए सोचते थे, बड़े होने पे भी खाने के लिए ही सोचेंगे, मरने के दिन तक भी खाने के लिए ही सोचेंगे। लेकिन जो इंसान होता है उसका अंतर यही है ना जानवरों से, कि हमारे पास दिमाग है, सोचने की क्षमता है, नॉलेज है। तो इसीलिए इसी में
मानव जो है, मनुष्य जो है जानवरों से अलग होता है। तो क्यू से तो बच्चों शुरू कर सकते हैं, ये हटा दो तब। अब बस डिफरेंस देखना है कि क्यू आर होगा या क्यूपी होगा। तो पी क्या बोल रहा है भाई, नॉट ओनली डज ही, ठीक है भाई, मैन के लिए ही का प्रयोग कर सकते हैं यहां पे। उसके पास केवल यादें ही नहीं होती, मेमोरी ही नहीं होती, बल्कि वो उसमें क्षमता होती है कि वो सोच भी सकता है और लॉजिक भी लगा सकता है। हो सकता है क्यूपी। उसके बाद एस देख लेते हैं, अगर बैठ रहा है तो यही हो जाएगा एस। अच्छा यहीं पे तो है एस। दैट इज टू से, देखो यहां पे पता चल भी रहा है, वह क्या है, सोच सकता है और लॉजिक सोच सकता है, कारण जान सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि वह सक्षम है प्लान बनाने के लिए, जो होने वाला है वह करने वाला है अपने अनुभव के अनुसार। ठीक है भाई, लॉजिक से। और फिर अंत में आप जाओगे आर, क्या है भाई, हम अपने रोड साइड के चारों तरफ प्लांट लगाएं, या नालों को जो है नदियों में मिला दें, या फिर इसके लिए हमें उससे पहले हमें रुक के सोचना चाहिए कि उस हमारे क्रियाओं का क्या परिणाम होने वाला है। मतलब कुछ भी करने से पहले अच्छा है बुरा यह सोचना चाहिए कि हमारे क्रियाओं का क्या परिणाम होगा। मतलब है दूसरे तरह से कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिक को, क्योंकि विनाश या बचाव जो है वो सभी जो है जहां हम रहते हैं वो हम पे निर्भर करते हैं। हमें रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे उगाने चाहिए, या फिर नदियों में नालों को मिला देना चाहिए। तो पेड़ पौधे उगाओगे तो उन्नति होगी, नालों को नदियों में मिलाओगे तो विनाश। तो वो सारे चीजें तो हम पे ही निर्भर करती है। तो ठीक ही चल रहा है भाई, डी ऑप्शन तो बैठा ही लोगे। चलिए नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा है भाई सेंटेंस में, हर एड्रेस वॉज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल सो वी कुडंट एक्वायर द परमानेंट एड्रेस। देख ही रहा है भाई, परमानेंट का NENT होता है, NENT। देखो यहाँ NANT किया, एक वही करो, यही आंसर है। परमानेंट मतलब स्थाई, सभी जानते हैं। चलिए कंप्रहेंशन आ गया आपके लिए, रीड द पैसेज, मतलब वही क्लोज टेस्ट। यहां शुरू है, हिज टॉक यूज टू बी फुल ऑफ विट, विट मतलब बुद्धिमानी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो विजडम। मतलब उसके बातचीत बुद्धिमानी और हास्यपद चीजों से भरे होते थे। उसकी बातचीत में बुद्धिमानी भी होती थी और ह्यूमरस मतलब क्या, हंसने वाले चीजें भी भरी होती थी। उसे पढ़ना पसंद था, वह एक बहुत ही उत्सुक पाठक था। हमें चाहिए यहां उत्सुक, वह बहुत ही उत्सुक पाठक था। और वो टू रीड, पोर ओवर, पोर ओवर एक फ्रेज है बच्चों, ध्यान रखना, आ चुका है 2-3 बार। पोर ओवर का अर्थ होता है टू रीड वेरी केयरफुल्ली, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो हम किताबों को पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं पोर ओवर। तो वह एक बहुत ही उत्सुक पाठक था और वह किताबों को बहुत उत्सुकता पूर्वक पढ़ता था, जो इन सभी चीजों जिसमें अंदर इंटरेस्टेड, जो इसके इंटरेस्ट से संबंधित होता था। तो यहां पे चाहिए आपको शामिल के सेंस में, जो उसे शामिल हो सके, उसे बैठा सके। ठीक है, एस, तो वह एक बहुत ही उत्सुक पाठक था और वह बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक केयरफुली किताबों को पढ़ता था। वह सभी चीजें जो उसके इंटरेस्ट में होती थी, जैसे तुरंत जैसे ही वो उन किताबों को पाता था, तो हमें यहां चाहिए तुरंत, जैसे ही वह तुरंत वह किताबों को पाता था तो वह ध्यानपूर्वक पढ़ने लगता था। He got them. He had dash a standing order. उसने आदेश दिया था, देना। उसने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई यहाँ पे, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब कि मान लो आप पिज्जा मंगाते हो, प्रत्येक दिन पिज्जा मंगाते हो,
तो पिज्जा वाले को आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर जो हम बार बार देते रहते हैं, प्रायः देते रहते हैं। तो उसने जो है प्राय मतलब जो स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया था दो दुकान किताब के दुकान वाले को जो उसके शहर में थे। यहाँ चाहिए में। तो पहला में चाहिए भाई उत्सुक। क्या क्या है ऑप्शन? एंग्शियस मतलब तो चिंतित होता है, उत्सुक तो होता नहीं है। इंथुजियास्टिक मतलब तो जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है, जिलट। इंथुजियास्टिक मतलब जिलट होता है, मतलब ये तो कुछ अलग ही टेंस में क्या बोल सकते हो उसे हिंदी। इंथुजियास्टिक मतलब उत्सुक, ठीक है। वोरेसियस, फॉरवेंट तो थोड़ा इमोशनल टाइप के उत्सुक जो होता है, थोड़ा इनमें इमोशन होता है। वोरेसियस के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है ईगर, उत्सुक, और एक होता है ग्लटन, पेटू। तो यही होगा भाई एग्जैक्ट ईगर। देखो वहां पे होना चाहिए था, दो होते हैं रीडर के लिए। कोलोकेशन है, या तो आप उसे कहते हैं एविड रीडर या फिर उसे कहते हैं वोरासियस रीडर। रीडर के पहले आप या तो एविड का प्रयोग करो या वोरासियस का। एविड का भी मतलब ईगर होता है, ज्यादातर आपको एविड ही दिखेगा, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो कोलोकेशन के अकॉर्डिंग है। इंथुजियास्टिक रीडर बोल कर कोई शब्द नहीं यूज कर सकते आप, तो ध्यान रखना। तो इसलिए आपका आंसर वोरासियस का एक अर्थ जो पेटू होते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। नहीं कहते कि भीम वॉज अ वोरासियस पर्सन, भीम बहुत ही पेटू था, बहुत खाना खाता था। तो इसलिए यहाँ पे तो भाई वोरासियस होना चाहिए। अगले में क्या है भाई? जो बहुत सारे चीजें उसमें शामिल हैं, जो बहुत अलग अलग इलाकों को बेरिंग मतलब तो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट फॉर छोड़कर। तो सब्जेक्ट मैटर है ना, किताब सब्जेक्ट मैटर होता है। किताब के अंदर क्या होता है भाई? किताब में होते हैं सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर को क्या करते हो आप? सिलेबस को आपको क्या करना पड़ता है? कवर ना। तो सब्जेक्ट मैटर को हम कवर करते हैं, जो उसके अंदर शामिल होते हैं उस चीजों को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए हो गया कवरिंग। जिसमें उसे कवर करता था उसके बहुत सारे जो इंटरेस्ट, उसे जो पसंद चीजें थी, वो सब चीजों को तुरंत ही जैसे ही वो उन्हें पाता था, जैसे ही वो किताब आती थी तुरंत वो। तो तुरंत के लिए बताओ भाई क्या होगा? सुन। क्विकली नहीं, वो तो जल्दीबाजी से। फॉर्मली मतलब स्ट्रांगली, फॉर्मली मतलब मजबूती से। तो सुन होना चाहिए। तुरंत ही वो जो उसे उन किताबों को पाने के बाद, उसने ऑर्डर दे के रखा था दो किताब के दुकान वालों को। ऑर्डर देना, ऑर्डर देने को देख लो भाई क्या कहते हैं? प्रोक्लेम मतलब तो अनाउंस होता है, घोषणा करना। इंटीमेटेड, इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म, सूचना देना। तो ये रहा गिवन। तो उसने अपने इलाके के दो किताब दुकान वालों को मतलब जो है ऑर्डर दे के रखा था अपने शहर में। तो अगले में क्या चाहिए भाई? में, जो उसके शहर के थे। तो में को क्या कहते हैं प्रीपोजिशन में? ये रहा इन मतलब में। और शहर के लिए वैसे भी हम प्रीपोजिशन सिटी के साथ इन का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही इजी क्लोज टेस्ट दिया है मैंने। चलो नेक्स्ट। अब आया कंप्रिहेंशन, पैसेज आ गया आपके लिए। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। वरी इज अ स्टेट ऑफ माइंड बेस्ड अपॉन फियर। चिंता जो होती है ना, वरी मतलब चिंता, ये एक दिमाग की अवस्था है जो डर से पैदा होता है, जो जिसका आधार डर होता है। चिंता दिमाग की अवस्था होती है जिसका आधार डर है। यह धीरे धीरे काम करता है लेकिन लगातार काम करता है। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूअस, NUOUS। यह धीरे धीरे काम करता है लेकिन लगातार काम करता है। एंड इट इज क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब तो मक्कारी है, आर्टफुल, धोखेबाजी।
या फिर जिसे आप कनिंग भी कहते हो, धूर्त होता है। वो जो वड़ी होता है ना, वो धूर्त होता है। और सबटल, सबटल का हिंदी क्या बोलेंगे भाई? सबटल, जस्ट अ सेकेंड, सबटल मतलब मैं ही देख लेता हूं। सबटल का हिंदी क्या बोलेंगे? जो चालाक होते हैं, वाइज से, चतुराई भरा। सबटल मतलब क्या कहोगे? क्लेवरली, क्लेवरली। तो यह एकदम चतुराई से काम करता है। इट वर्क स्लोली, सॉरी, क्लियरली, ये रहा सबटल। यह बहुत ही धूर्त होता है और बहुत ही चतुराई से धीरे 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 हमारे अंदर आ जाता है और हमें जो है पैरालाइज कर देता है, हमारे लॉजिक को। रीजनिंग मतलब लॉजिक, पैरालाइज मतलब डिसेबल, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है, फैकल्टी। ठीक है। डिस्ट्रॉय सेल्फ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देता है। और कोई भी चीज जो जरूरी है उसे लेने की इस इनिशिएटिव मतलब क्या? व्हेन समवन थिंक्स दैट समथिंग इज urgent, something is necessary, something is necessary and takes the decision। कोई भी व्यक्ति को जब ये लगे कि कोई चीज जरूरी है, उसे करना चाहिए, तो उस समय जो वो शुरुआत करता है उसे इनिशिएटिव करता है। तो यह जो है चिंता, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और इस शुरुआत करने की चीजों को खत्म कर देता है। वरी जो है, चिंता जो है, सस्टेन मतलब कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू है। चिंता जो है ना, एक लगातार फियर है, डर है, जो पैदा होता है निर्णय ना लेने से। अगर आप निर्णय नहीं लोगे तो आपको चिंता होगी, जो डर का कारण है। इसीलिए यह एक मानसिक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं भाई। इन दिस पैसेज द ऑथर, इस पैसेज में ऑथर क्या बता रहा है भाई? एडवाइजेज अस टू कास्ट ऑफ फियर फ्रॉम आवर, कास्ट ऑफ मतलब लीव, हटाओ, रिमूव, हटा देना, अबेंडन, छोड़ दो। तो मुझे तो यही लग रहा है। दूसरा, एडवाइजेज अस टू बी ऑन आवर गार्ड, हमें चेतावनी देता है कि चौकन्ना रहो चिंता के प्रति। तीसरा क्या बोल रहा है? हमें बताता है कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाना है। ये तो बता ही नहीं रहा है भाई। गिव्स अस यूजफुल, चिंता के बारे में जानकारी देता है नहीं। इस पैसेज में देखो लास्ट में बता रहा है कि चिंता एक मानसिक स्थिति है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस पैसेज में लेखक हमें सलाह दे रहा है कि चिंता को अपने माइंड से हटाइए, चिंता को अपने दिमाग से हटाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, सच्चाई से इसका लेना देना नहीं है। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तभी जाके चिंता आप में आएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑथर सेज दैट वरी डिस्ट्रॉयज इनिशिएटिव, जब लेखक कहता है कि चिंता जो है आपके इनिशिएटिव को खत्म कर देता है, इसका मतलब क्या है? तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है भाई? अभी बताया था, जो भी चीज नेसेसरी है उसे क्षमता, उसे देख पाना, कोई जो भी चीज जरूरत है उसे महसूस करके उसे करना की क्षमता को हम कहते हैं इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव मतलब नेसेसरी जो चीज है उसे करने को हम इनिशिएटिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वरी इज अ सबटल एजेंट दैट, यहाँ गलती से उन्होंने रेड पेन दे दिया है, जो सही आंसर भी है एक तरह से, तो पेपर लीक कर दिया हमने। तो वरी एक ऐसा चालाक एजेंट है जो, अब देखो यहाँ पे क्रिपल दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्रिपल का भी अर्थ होता है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय। तो चिंता जो है एक बहुत ही चतुर कारक है जो हमारे सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए यही आंसर होगा भाई। नेक्स्ट 34, चिंता जो है किससे होती है? चिंता निर्णय ना लेने से होती है। अगर आपने समय पर निर्णय नहीं लिया तो वही आपके चिंता का कारण बनता है और वही चिंता का कारण आपको डिसेबल कर देता है, पैरालिसिस हो जाती है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता को लकवा मार देता है। इसलिए बस एक मानसिक अवस्था है
जो निर्णय ना लेने से पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब अगला पैसेज। इफ इंडिया टेक्स अप द डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोर्ड, शी में गेन टेम्पररी विक्ट्री। यदि भारत ने तलवार के सिद्धांत को अपनाया तो वह क्षणिक विजय प्राप्त कर सकती है। यदि भारत ने तलवार के सिद्धांत को मतलब मार काट हिंसा का सहारा लिया तो वो क्षणिक कुछ समय के लिए जीत सकता है। देन इंडिया विल सीज टू बी द प्राइड ऑफ माई हार्ट, लेकिन तब भारत मेरे दिल का गर्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुझे अपने भारत पे गर्व है कि वो हिंसा का सहारा नहीं लेता। लेखक यही कह रहा है, तब भारत जो है मेरे दिल का गर्व नहीं रहेगा, मेरे लिए गर्व नहीं रहेगा, मुझे भारत पे कोई गर्व नहीं होगा, अपने देश पे। आई एम वेडेड टू इंडिया, मैं भारत से जुड़ा हूं। वेडेड मतलब जुड़ा होना, क्योंकि मैं भारत का, इंडिया का एहसानमंद हूं। ओ मतलब इंडेप्टेड, ओ मतलब एहसानमंद, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंडेप्टेड। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है ग्रेटफुल। मैं भारत से जुड़ा हूं चूंकि मैं भारत का एहसानमंद हूं हर तरीके से। आई बिलीव एब्सोल्युटली दैट, मेरा यह परम विश्वास है कि भारत का एक विशेष मिशन है पूरे दुनिया के लिए, मतलब वासुदेव कुटुंबकम, सभी अच्छे हैं, हम सभी दुनिया में सभी मिलजुल के रहें, अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ाएं। शी इज नॉट टू कॉपी यूरोप ब्लाइंडली, भारत को, इंडिया को कभी भी यूरोप को अंधाधुंध कॉपी नहीं करना चाहिए। इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ द सोर्ड विल बी द आवर ऑफ माई ट्रायल, अगर भारत ने तलवार के शासन को मतलब हिंसा को स्वीकार कर लिया तो वह मेरा परीक्षण होगा। परीक्षा, ट्रायल मतलब परीक्षा, ट्रायल मतलब टेस्ट होता है। ट्रायल रूम नहीं होती मॉल्स में जहां पे आप अपने नए नए शर्ट को ले जाते हो और ट्रायल करके सेल्फी खींच के और फिर रख देते हो, तो टेस्ट ही है, चेक करना। तो मेरे विश्वास की परीक्षा होगी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि मुझे इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कमी नहीं महसूस होगी। माई रिलीजन, मेरा जो धर्म है उसका कोई भौतिक सीमा नहीं है, मतलब मेरा जो धर्म है, अहिंसा का जो धर्म है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इफ आई हैव ए लिविंग फेथ इन इट, यदि मेरा उसमें एकदम गहरी विश्वास है, इट विल ट्रांसलेट माई लव, वह मेरे प्यार को भारत के प्रति खुद ही बढ़ा देगा। माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू द, और मेरा जो जीवन है वो समर्पित है भारत की सेवा के लिए, क्योंकि उसका जो रिलीजन है वो है अहिंसा, क्योंकि भारत का धर्म है अहिंसा, जो महात्मा गांधी जी ने हमें मंत्र दिया था हमेशा से ही, अहिंसा परमो धर्म जो भी बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज, इस जो लेख है उसका लेखक कैसा है? पूरे पैसेज में लेखक अहिंसा, अच्छाई, इन सब की बात कर रहा है और उसे आशा भी है कि भारत कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेगा, मतलब उसके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता, और वो बहुत ही आशावादी और बहुत ही नियम कानून वाला व्यक्ति है जो सिद्धांतों पे चलता है। तो वही है, नैतिक रूप से वह बहुत मजबूत है और उसके सिद्धांतों पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कह रहा है कि अगर भारत ने हिंसा का रास्ता उठाया तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफदायक होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो हमारा जो धर्म है वो भाईचारे को दिखाता है, हम सभी के लिए उदाहरण है, तो भारत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि लेखक जो है वो नैतिक रूप से बहुत ही मजबूत है और उसके विचारों पे विजय कोई नहीं पा सकता, क्योंकि उसका विचार सही है। चलिए नेक्स्ट। द एक्सप्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ सोर्ड, तलवार का सिद्धांत मतलब हिंसा का सिद्धांत। क्या मतलब है भाई? डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं, विश्वास होना हिंसा के तरीकों में, यही होगा। हिंसा के तरीकों में जो विश्वास होगा उसी को हम कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सोर्ड, तलवार का सिद्धांत। द एक्सप्रेशन आवर ऑफ ट्रायल, तो ट्रायल मतलब मैं टेस्ट बता चुका हूं। तो आवर ट्रायल का क्या अर्थ है इस पैसेज में? कोर्ट में
ट्रायल नहीं। व्हेन अ पर्सन गेट सम पनिशमेंट, कोई व्यक्ति जिसे सजा मिले, बिल्कुल नहीं। जब हमारे सिद्धांतों की परीक्षा ली जाए। देखो ट्रायल लिखा है ना, और उसी के लिए मैंने आपको बता दिया ट्रायल मतलब ही होता है टेस्ट। तो ट्रायल का मीनिंग जानोगे तो ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट। इंडिया विल सीज टू बी द प्राइड ऑफ राइटर्स आर्ट व्हेन इट, लेखक कहता है कि भारत मेरे दिल में, भारत के प्रति इज्जत नहीं रह जाएगी जब उसने क्या करेगा, जब भारत हिंसा का रास्ता अपना लेगा तो लेखक के मन में इंडिया के प्रति इज्जत और गर्व की भावना नहीं रह जाएगी। तो बोल रहे हैं जब भारत जो है, इंडिया जो है हिंसा के रास्ते को फॉलो करने लगे। चलिए नेक्स्ट। फिर से पैसेज आ गया भाई। ही सॉ नथिंग, उसने कोई भी चीज नहीं देखा, उसके पास चाकू भी नहीं था, कोई नोकीला यंत्र भी नहीं था उसके पास। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मतलब जो है जाली, और जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों में नहीं होता लोहे की जाली लगा दी जाती है, उसे ग्रेटिंग कहते हैं। घिसना भी होता है, खुरचना भी होता है, और लोहे की जाली को भी खिड़कियों में जो लगा रहता है ताकि मच्छर वच्छर ना आ सके। एक तरह की खिड़की का ही पार्ट है वो, जो लगा रहता है लोहे की जाली, जिससे कि मच्छर मक्खी सांप कीड़े ना आ सके। तो जो खिड़कियों की जो जाली थी वह लोहे का था, और उसे प्रायः यह पता था कि वह बहुत ही मजबूत है, क्योंकि लोहे की जाली है तो उसे पता है कि भाई ये मजबूत तो होगा ही, मतलब उसे तोड़ना मुश्किल था। हिज फर्नीचर, उसके फर्नीचर जो आइटम थे उस रूम में, उसमें क्या क्या शामिल था भाई? एक बेड था, एक चेयर था, एक टेबल था, और एक पेल था। तो पेल मतलब बाल्टी होती है, पेल मतलब बकेट। एक बाल्टी भी था और एक जग भी था, मतलब पानी पीने के लिए। द बेड हैड आयरन क्लैम्प्स, बिस्तर जो था, उसका जो बिस्तर था, बेड था, उसमें आयरन के क्लैंप, क्लैंप मतलब होता है जो कब्जा बोलते हैं बहुत जगह पे, जो दरवाजे वरवाजे में जो लगे रहते हैं नट बोल्ट से, ताकि उसे जोड़े रखते हैं, तो उसे को हम क्लैंप कहते हैं। तो उस बस वो जो लोहे का बिस्तर जो था उसमें आयरन के लगे हुए थे, बट दे वर स्क्रूड टू द वॉल, लेकिन वो वॉल से स्क्रू ड्राइवर से लगाए हुए थे, और उसे निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती, मतलब उस क्लैंप जो कब्जा था उसे भी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तब वो नट को खोल के निकाला जा सकता था। डेंटेस जो व्यक्ति का नाम है, हैड बट वन रिसोर्ट, डेंटेस के पास सिर्फ एक संसाधन थे, वह यह था कि उस जग जो था स्टील का या लोहा का उसे तोड़ दो, जिससे कि वो शार्प फ्रेगमेंट अटैक द वॉल, ताकि वो दीवार पे हमला कर सके। ही लव द जग फॉल ऑन द फ्लोर, उसने जग को जमीन पे गिरने दिया। एंड ब्रोक इनटू, और वो जग जो है टुकड़ों में बट गई। ठीक है, उसने उनमें से 2-3 जो नुकीले पीस थी जग का, उसे अपने बेड के नीचे छुपा लिया, और बाकी जो टूटे हुए पार्ट थे उसे जमीन पे ही रहने दिया जग का। द ब्रेकिंग ऑफ द जग, जग के जो टूटने का जो था ना, वो बहुत ही प्राकृतिक था, एक्सीडेंट, इससे किसी को भी संदेह नहीं होगा कि क्यों उसने जग तोड़ा था। और जब अगली सुबह गेलर, GAOLER, ये ओल्ड इंग्लिश में होता था, जिसका अर्थ होता था जेलर, जेल में जो होता है जेल का प्रमुख, जेलर, उसे ओल्ड इंग्लिश में गेलर कहते थे। तो अगले सुबह जब जेलर वहां गया तो वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। ग्रम्बलिंग मतलब भुनभुनाना, ग्रम्बल, मरमर, मम्बल, ये सब ग्रम्बलिंग होता है। तो वो जब देखा कि जग टूटा हुआ तो गुस्से में बड़बड़ाने लगा, क्योंकि उसे दूसरा लाना पड़ा बिना किसी गिविंग हिमसेल्फ द ट्रबल टू रिमूव द फ्रेगमेंट। लेकिन उसने जो जग का टूटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ था उसे हटाने की उसने कोशिश नहीं की। डेंटिस्ट हर्ड जॉयफुली द कीज ग्रेट, ग्रेट मतलब जो रब होता है। अब जैसे कि कोई आएगा तो ताले को जब खोलेगा तो चाबी जब उसमें लगाएगा तो उसमें घर्षण होती है, तो वो जो घर्षण होती है उसे ग्रेट भी कहते हैं। तो डेंटिस्ट ने खुशी खुशी सुना कि कोई आ रहा है अब चाबी को, ताले को खोलने के लिए, जब गार्ड वहां से चला जा चुका था। तो ठीक है, मतलब लग रहा है कि ये जेल ओल की बात हो रही है। डेंटिस्ट एक कैदी रहा होगा जो अंदर है, उसे किसी भी तरीके से वहां से भागना चाह रहा है,
भागने के उसके पास सामान नहीं है, तो उसने जग को तोड़ दिया, उसके 2-3 नोकीले भाग को छुपा कर रख लिया था, ताकि कोई जब अंदर उसे जग देने आए तो फिर उसे वो हमला करके वहां से भाग सके। एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं आप चाहें तो चलो देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि डेंटिस्ट वॉज इन, डेंटिस्ट कहाँ था भाई? जेलर ओलर है तो आपको जेल में ही रहा होगा ना, हॉस्टल, डाइनिंग रूम प्रिजन में था, जेल में, प्रिजन मतलब जेल। दूसरा, डेंटिस्ट क्या प्लानिंग कर रहा था भाई? ऑफ कोर्स भागने की, जेल से वो भागने की, क्योंकि उसने जग तोड़ा ताकि उसके नोकीले पार्ट को रख सके, ताकि कोई आए तो उसे या तो दीवार को तोड़ सके उससे खुरच के, या फिर कोई आए तो उसे हमला कर सके। मेक हिज स्केप, स्केप मतलब भागना, तो जैन प्लानिंग कर रहा था वहां से भागने की। फिर आओ नेक्स्ट, डेंटिस्ट प्रोबेबली ब्रोक द जग, डेंटिस्ट ने संभवतः कब जग तोड़ा था? ऑफ कोर्स रात को ही तोड़ा होगा, क्योंकि उसमें लाइन लिखा हुआ है जब अगली सुबह जेलर आया तो वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था, तो सुबह जेलर आया मतलब निकला कि डेंटिस्ट ने रात को ये कारनामा जग को तोड़ने का कर दिया था। तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय ही उसने जग को तोड़ा होगा। चले नेक्स्ट, द गार्ड लेफ्ट द फ्रेगमेंट, उस गार्ड जो वहां से जा रहा था मग के टूटे हुए पार्ट को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो आलसी था, देख के भी छोड़ के चला गया, मतलब कि वो गार्ड वहां पे आलसी था। तो देखो लेक्सी लिखा है सी ऑप्शन में, LAXY, लेक्सी का भी मतलब होता आलसी, क्योंकि गार्ड बहुत ही आलसी था, उसने ध्यान नहीं दिया। बॉदर मतलब केयर, बॉदर का भी मीनिंग लिख लो भाई, बॉदर मतलब ध्यान देना, केयर परवाह करना। कहते नहीं है कि प्यार करने वाले परवाह नहीं करते किसी की, तो वन हु इज इन लव डजंट बॉदर एनीवन, जो व्यक्ति प्यार में वो किसी की परवाह नहीं करता। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वन हु इज इन लव डज नॉट बॉदर एनीवन, तो बॉदर मतलब परवाह करना, केयर करना। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया होमोनिम, लास्ट है, 2-3 क्वेश्चन और है। ही इज एंड डैश पर्सनालिटी एंड कैन बी डिपेंडेड अपॉन, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो देखो इमिनेंट मतलब होता है फेमस, पहला। इमिनेंट मतलब जो बहुत ही नजदीक है, जो जल्दी होगा। इमिनेंट मतलब जो बहुत ही नजदीक है, जो बहुत ही जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट, इमानेंट, इमानेंट मतलब तो कह सकते मूल, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? मूल को कहेंगे बेसिक, या फिर फंडामेंटल बोल लो, ये ज्यादा अच्छा है। इमिनेंस मतलब जो कोई चीज होने वाली है, लाइकली टू, द स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू हैपन लिख लो, लाइकली टू हैपन। अब देख लो भाई, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो इमिनेंट। चलिए 44, आई वुड हैव द टू एक्सप्लोर मोर अबाउट। अब देखो भाई, पहला है चिली, चिली तो बहुत ही ठंडा होता है, कोल्ड। चिली एक कंट्री का नाम है, अमेरिका के कहीं, साउथ अमेरिका या नॉर्थ साउथ अफ्रीका में होगा। चिली, CHILI, चिली तो मिर्च होती है, जिसे हम पेपर कहते हैं, पेपर जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिर्च। और चिल, चिल तो स्टेट होता है ऑफ बीइंग कोल्ड, स्टेट ऑफ बीइंग कोल्ड, ठंड की अवस्था को कहते हैं चिल। कहते नहीं है कि एकदम चिल थम्स अप दीजिएगा, मतलब एकदम जो ठंडा रहेगा। तो इसीलिए भाई मैं चाहता हूं कि मैं उस देश के बारे में और ज्यादा खोज करूं, सर्च करूं, यात्रा करूं। एक्सप्लोर का अर्थ खोजना भी होता है, यात्रा भी करना होता है। तो खोजना या यात्रा करना, आप देश का चाहेंगे, ठंड को नहीं खोज सकते हैं, मिर्च को नहीं खोजेंगे, मिर्च की यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा या खोज या जानकारी किसके बारे में लेंगे? किसी देश के बारे में। तो CHILA, हम लोग नहीं बोलते हैं कि ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, बोल देते थे चिली, लेकिन लिखा हुआ है चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पता ही है, एम्बैरेसिंग में डबल आर होता है, EMBARRASSING। एम्बैरेसिंग में डबल आर डबल एस होता है, बस सिंपल सा ध्यान रखिएगा बच्चों।
तो ये रहा आज का मॉक रेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। सारे मॉक टेस्ट आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। क्वेश्चंस की वैरायटी ना तो बहुत हाई रखूंगा ना तो लो, अभी फिलहाल मीडियम रेंज रख रहा हूँ। टफ भी आएंगे और कुछ नॉर्मल भी पेपर रहेंगे, तो इससे ये मत घबराना कि बहुत टफ है या बहुत इजी है। जो भी होंगे एग्जाम ओरिएंटेड ही है, एग्जाम का लेवल इसी के आसपास रहेगा, तो आप इसे सीरियसली करें, क्योंकि हम लोग जो है पूरा एक एक क्वेश्चन के लिए सोच समझ के दे रहे हैं, ताकि मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हो सके कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी इनसे सामना हो जाए, तो इन्हें अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।